हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम महात्मा गांधी की जीवन यात्रा के बारे में पढ़ेंगे और उनका इतिहास देखेंगे कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में क्या कार्य किया, कैसे लोग उनसे प्रभावित हुए, उनका जीवन शैली कैसा रहा, उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी जी का जन्म क्या था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के पिता या फिर माता का नाम क्या था। तो पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। जन्म 2 अक्टूबर 1869। उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से इन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट में अपनी बची हुई शिक्षा प्राप्त की। मतलब इनका जन्म पोरबंदर में हुआ तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पोरबंदर में प्राप्त की और पोरबंदर से इन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद पिता के साथ राजकोट चले गए और वहीं पर इनकी बची हुई शिक्षा हुई। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामल दास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन घर से दूर रहने के कारण वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर अपने घर वो लौट आए। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने और पत्रिका में लेख लिखने लगे। इनके लेख लिखने का आदत बहुत पहले से ही था। यहाँ 3 सालों 1888 से 91 तक रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वे वापस भारत लौट आए। गांधी जी के वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, गांधी जी का वैवाहिक सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ। जिस समय गांधी जी का विवाह हुआ उस समय बाल विवाह चल रहा था, इसीलिए उनका शादी 13 वर्ष की आयु में हो गया। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा को लोग उन्हें बा केवल कहते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उस समय महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया। गांधी जी की मृत्यु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज 30 जनवरी है, गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो उसके बारे में देखते हैं हम। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय गांधी जी सम्मेलन कर रहे थे उसी समय नाथूराम गोडसे जी उनका पहले पाँव छूते हैं, फिर ताबड़तोड़ 3 गोलियां उनके सीने में भेज देते हैं। गांधी जी की 3 गोली मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राम राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। फ्रेंड्स, गांधी जी के अतीत के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। उनके अतीत में चलते हैं, देखते हैं वो क्या क्या आंदोलन चलाएं और किनके साथ उनकी मुलाकात हुई, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। जहां फ्रेंड गांधी जी चलते थे उनके साथ उनके सहयोगी हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग रास्ते में मिलते जाते थे और उनके आदर्शों का पालन करते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते थे। महात्मा गांधी हर पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। उन्होंने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई। स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही वह श्रेष्ठ विचारक भी थे। उनके विचार आज भी बहुत प्रासंगिक है। गांधी जी के विचारों पर अमल किया जाए तो ये इंसान का जीवन बदल सकते हैं। गांधी जी कहते थे, जो आपने आज किया है वो आपको कल का निर्भर करता है। मतलब जो आपने आज किया है वो आपके कल का निर्भर करता है, कल पर निर्भर करता है और आपका कल आपका भविष्य है। इसलिए अपने आज पर पूरा ध्यान दें ताकि अपना भविष्य अच्छा बना सकें। गांधी जी की पुण्यतिथि पर ये रिपोर्ट। 1893 में दक्षिण अफ्रीका की पहली यात्रा में ही गांधी को रेल का प्रथम श्रेणी का टिकट होने पर भी रंगभेदी नीति का सामना करना पड़ा था। मतलब पहली बार जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की रेल यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने
फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, लेकिन रंगभेदी नीति के कारण उन्हें इसका भी सामना करना पड़ा। सन 1930 में गांधी ने वायसराय के साथ एक चाय पार्टी में नमक की पुड़िया निकाली, चाय में मिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह वही नमक है जो दांडी में नमक कानून के विरोध में मैंने तोड़ा था। गांधी जी के कुछ कला के बारे में जान लेते हैं। दोनों हाथ से लिखने की महारत हासिल थी गांधी जी को। ये बात हर कोई नहीं जानता है कि गांधी जी अपने दोनों हाथ से लिखते थे, लेकिन हम आज की पेशकश में आपको बताते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी दोनों हाथ से उतनी ही सफाई के साथ लिख सकते थे। 1909 में इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए उन्होंने 9 दिन में अपनी 271 पेज की पहली किताब हिंद स्वराज ख़त्म की थी। जब उनका दाहिना हाथ थक गया तो उन्होंने करीब 60 पन्ने अपने बाएं हाथ से लिखे। मतलब 1909 में इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका वो लौट रहे थे तो उन्होंने 9 दिन में अपनी 271 पेज की पहली किताब हिंद स्वराज लिखी थी। ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपके परीक्षाओं में कि गांधी जी ने पहली अपनी किताब कौन सी लिखी, तो हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज किताब है वो गांधी जी की पुस्तक है। जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो वो अपने बाएं हाथ से लिखते थे। माँ के ज़्यादा करीबी थे मोहनदास। मोहनदास गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और जब वो छोटे थे या फिर जब वो युवा हो गए तब तक उनके माँ से उनका ज़्यादा लगाव था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह बचपन में माँ पुतलीबाई के ज़्यादा करीबी थे, पिता से उन्हें डर लगता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण के एक किसान ने गांधी को बापू का नाम दिया था। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर से उन्हें प्राप्त हुई और बापू का नाम चंपारण के किसी किसान ने उनका नाम उन्हें बापू नाम से पुकारा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बापू को रेडियो रंगून से 6 जुलाई 1944 में पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है। मतलब राष्ट्रपिता का दर्जा, राष्ट्रपिता शब्द किसने पुकारा पहली बार, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेताजी और पटेल जी के साथ महात्मा गांधी जी, देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी के सभी करीबी थे और ये आपके नेताजी और सरदार पटेल जी। सरदार पटेल और नेताजी का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वालों में शामिल थे। सरदार पटेल और नेताजी गांधी जी का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वालों में शामिल थे। बोस जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तब भी उन्होंने अंतिम फैसलों के लिए गांधी जी को ही अधिकृत किया। कुछ फ्रेंड दिलचस्प तथ्य देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल मिला। वही महात्मा गांधी की पहली बार 1937 में शांति के नोबेल के लिए नामित किया गया। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को 1937, 38, 39, 47 समेत 5 बार नामित किया गया। अंतिम बार को उनकी हत्या से कुछ दिन पहले जनवरी 1948 में नोबेल के लिए नामित किया गया। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार देते हुए नोबेल कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि वह यह गांधी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि है। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का सबसे अहम कदम क्या था, तो वो नमक आंदोलन था। देखिए फ्रेंड, ये गांधी जी और उनके ये प्रचारक, उनके साथी ये नमक आंदोलन करते हुए। वर्ष 1930 की शुरुआत में गांधी 2 महीने के लिए एकांतवास में चले गए थे। उनकी चुप्पी पर बातें होने लगी। कुछ का कहना था वह आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग कर रहे हैं, तो किसी ने कहा वह अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए हिंसक आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अहिंसा से उनका विश्वास उठ गया है और अब वह देश के युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। एक सुबह उन्होंने मौन तोड़ा और बोले कि देश भर में आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के बनाए नमक कानून को तोड़कर शुरू की जाएगी। साथ ही कहा कि वह कानून तोड़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उनके आसपास मौजूद नेता हैरान थे कि आप चाहते हैं कि हम नमक बनाएं? उस समय भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए हमारे पूर्वज को कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। 2 मार्च 1930 को गांधी ने तब के वायसरॉय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। मैं भारत के गरीब आदमी के नज़रिए से नमक पर कर को अन्यायपूर्ण मानता हूँ। मतलब वो उस समय था जब ब्रिटिश वालों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तो आज़ादी की लड़ाई यहाँ के करीब गरीबों के लिए है, तो इसकी शुरुआत नमक कानून तोड़कर ही की जाएगी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच गांधी ने जो सत्याग्रह चलाया वह नमक आंदोलन के नाम से प्रचलित हुआ। देखिए फ्रेंड, ये
प्रश्न पूछा जाएगा कि नमक आंदोलन कब चला, तो जो नमक आंदोलन था वो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। लगातार 24 दिनों तक चला यह आंदोलन अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात में 400 किलोमीटर तक चलाया गया था। कानून की नज़र में गांधी अपराधी बन गए, लेकिन यहीं से अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और 5 मार्च 1931 को दिन गांधी की जीत बनकर आया, जब इरविन ने समुद्र किनारे लोगों को नमक बनाने की छूट देते हुए गांधी से समझौता किया, जिसे दिल्ली पैक्ट कहा गया। दूसरे आंदोलन के बारे में जानते हैं हम, खेड़ा आंदोलन। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ने से सारी फसल नष्ट हो गई थी। देखिए फ्रेंड, जो ये खेड़ा आंदोलन था, ये गुजरात का एक ज़िला है जिसका नाम है खेड़ा। उसमें अकाल पड़ जाने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। फिर भी अंग्रेज अफसर पूरा कर वसूल रहे थे। कर न देने की सूरत में किसानों के पशु और खेतों को कुर्क किया जा रहा था। मतलब उनके पशु और खेतों को हड़प लिया जा रहा था, ले लिया जाता था। किसानों ने कर माफ़ी का आग्रह किया तो अंग्रेज अफसरों ने उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। गांधी ने अहिंसा का नारा देते हुए किसानों से पहले वचन लिया कि मैं आपको हक दिलाऊंगा, पर एक शर्त है, अंग्रेज सरकार भले ही डंडे बरसाए या गोलियां, आप हिंसा नहीं करेंगी। हिंसा हुई तो सत्याग्रह छोड़ दूंगा। किसान गांधी के साथ सत्याग्रह पर बैठ गए। आखिरकार अंग्रेजों को बंदी किसानों को छोड़ना और किसानों को उनका हक देना पड़ा। उस वक्त के सबसे बड़े वकील वल्लभ भाई पटेल इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया। अगले आंदोलन पर चलते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में क्या हुआ था। वर्ष 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। दरअसल मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देना बंद कर दिया था। जैसे फ्रेंड्स, सैलरी के साथ साथ बोनस भी दिया जाता है, तो मालिक जो था अहमदाबाद मिल मजदूर का, उसने बोनस देना बंद कर दिया। मामले पर गांधी ने नेतृत्व किया तो मिल मालिक 20% बोनस देने को तैयार हुए, पर महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई। गांधी मजदूरों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। 21 दिनों बाद मामला कोर्ट पहुंचा और गांधी की वकालत से ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की मांग को स्वीकार कर लिया। देखिए फ्रेंड, अगला उनका आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में वर्ष 1920 से लेकर 1922 तक गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, तो सन 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। गांधी का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय अंग्रेज़ों का असहयोग करे तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। मतलब जो ब्रिटिश तो शासन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो अफसर हैं और जो सैनिक हैं, जो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, उसमें भारतीय ही लोग हैं। अगर वही बहिष्कार कर दें इनका कार्य करना, तो अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा और असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। लेकिन फरवरी 1922 में किसानों के एक ग्रुप ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। देखिए फ्रेंड, होता क्या है कि लेकिन फरवरी 1922 में किसानों के एक ग्रुप ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर हमला कर उसमें आग लगा दी। इसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी ने तत्काल आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भी भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बहुत से लोगों को गांधी का यह फैसला ठीक नहीं लगा था। क्रांतिकारियों ने तो इसका विरोध किया। चौरी चौरा कांड के आरोपियों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। 151 लोग फांसी की सज़ा से बच गए। बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई 1923 के दौरान फांसी दे दी गई। 14 लोगों को आजीवन कैद और 10 लोगों को 8 साल श्रम कारावास दे दिया गया। अगला है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर। गांधी ने कई मोर्चों पर देश को स्वाधीनता के लिए एक करने की कोशिश की और आखिरी बार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। गांधी ने मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हुए करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने मुंबई में दिया। 10 फरवरी 1943 को गांधी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। 13वें दिन उनकी हालत बिगड़ गई। इससे जनता अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित हो गई। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को भारत का आज़ाद करने का फैसला लेना पड़ा।
महात्मा गांधी जी को केवल भारत के ही लोग नहीं बल्कि विश्व के लोग भी उनको मानते थे। अपनी लाइब्रेरी में उनकी किताबें रखना और उनकी पोस्टर दीवारों पर चस्पा करना। आइंस्टीन के घर पर भी गांधी की तस्वीर थी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के कमरे में पहले वैज्ञानिक न्यूटन और जेम्स मैक्सवेल की पोर्ट्रेट लगी थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारी हिंसा देखने के बाद आइंस्टीन ने 2 नए तस्वीर टांग दी, पहली मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्ज़र और दूसरी महात्मा गांधी की। तब आइंस्टीन ने कहा था, समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगा दें। आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। मतलब महात्मा गांधी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आइंस्टीन ने उनसे प्रेरित होकर कहा था कि आने वाली नस्लें मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। आइंस्टीन के बाद हम स्टीव के बारे में देखते हैं। स्टीव ने पहना गांधी चश्मा। 1999 में टाइम्स मैगजीन से मैन या वुमेन ऑफ सेंचुरी पर पूछे एक सवाल पर एप्पल के को फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स ने कहा था, पर्सन ऑफ सेंचुरी के लिए महात्मा गांधी मेरी पसंद है। और देखिए फ्रेंड, स्टीव ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी ने हमें मानव स्वभाव के विनाशकारी पहलू से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। एप्पल ने अपने थिंक डिफरेंट कैंपेन में महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल किया। 1985 में अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर गोल फ्रेम का चश्मा लगाना शुरू कर दिया। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 3 फुटबॉल क्लब बनाए थे। इन क्लबों को पैसिव रेसिस्टर्स सॉकर क्लब कहा जाता था। इनके जरिए अश्वेत भी खेलों का हिस्सा बन सके। खास बात यह है कि गांधी फुटबॉल मैच के दौरान एकत्र दर्शकों के बीच नस्लवाद के खिलाफ पर्चे बांटा करते थे। डरबन में गांधी की वसाई फिनिक्स बस्ती और जोहान्सबर्ग में उनके टॉलस्टॉय आश्रम के मैदानों में अश्वेत के फुटबॉल मैच होते थे। और अब हम उनके अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जब गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली से मार दिया। उनकी ये पेशकश रिपोर्ट। महात्मा गांधी, राजीव गांधी ने बापू के पैरों पर फूल बांधे तो बापू ने खींचे थे कान। मतलब राजीव गांधी जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे। राजीव गांधी छोटे थे उस समय, जब उन्होंने बापू के पैरों पर फूल बांधे तो बापू ने प्यार से उनकी कान खींच ली। देखिए फ्रेंड, दुनिया की अहिंसा सिखाने वाले गांधी की छाती पर 3 गोलियां दाग दी गई। चंद मिनट में ही वह बूढ़ा शरीर छोड़कर चले गए, पर गांधी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। गांधी एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक प्रमोद कपूर बताते हैं, इंदिरा गांधी अपने 4 साल के बेटे राजीव गांधी और बुआ कृष्णाटी सिंह के साथ गांधी जी से मिलने बिरला हाउस गई थी। उन सबको देखते ही गांधी जी खुशी से बोले थे, तो राजकुमारियाँ मुझसे मिलने आई हैं। उनमें बात हो रही थी कि राजीव ने खेल खेल में आगंतुकों के लाए फूल गांधी के पैरों में बांधने शुरू कर दिए। जैसे फ्रेंड, जब इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी सब बात कर रहे थे तो राजीव गांधी उस समय महज 4 वर्ष के थे। तो जो फूल लाए थे आगंतुकों के लिए, फूल लाए थे चढ़ाने के लिए, सम्मानित करने के लिए, तो उसी फूल को राजीव गांधी ने खेल खेल में आगंतुकों के लाए फूल गांधी के पैरों में बांधने शुरू कर दिए। गांधी ने मुस्कुराकर राजीव के कान खींचे और कहा, ऐसा मत कर बेटे, सिर्फ मरे हुए लोगों के पैर में फूल बांधे जाते हैं। शायद गांधी जी को अपनी मौत का आभास हो गया। 2 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। 31 जनवरी 1948 को जब देवदास ने गांधी की चिता को अग्नि दी तो उसका आंखों देखा हाल सुना रही। मेलविल डिमेला का गला रूद गया था। मतलब इससे ये पता चलता है कि गांधी जी को अपने मौत का आभास हो गया था। जब राजीव गांधी ने खेल खेल में उनके पैरों में फूल बांधने शुरू कर दिए तो उन्होंने कहा कि ये फूल लोगों के मर जाने के बाद बांधे जाते हैं, और ये ठीक उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले ये बात गांधी जी ने अपने मुंह से कही थी। और फ्रेंड, शाम 5:10 पर गांधी मनु और आभा का सहारा लेते हुए सभा की ओर बढ़ गए। गांधी ने वहां लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी के पांव छुए, फिर पिस्टल निकालकर एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। बापू के मुंह से निकला, राम राम राम। आभा ने गिरते हुए गांधी के सिर को हाथों का सहारा दिया, पर गांधी निष्प्राण हो चुके थे।
धन्यवाद दोस्तों। ये थी गांधी जी का इतिहास, गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में, गांधी जी के क्रियाकलाप के बारे में, गांधी जी के आंदोलन के बारे में, जिससे पूरा आज विश्व प्रभावित है और आज भी गांधी जी हम लोगों के दिलों में जिंदा हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।